हेलो दोस्तों, बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में पुनः आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग 12th के सबसे महत्वपूर्ण इकाई को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनन रिप्रोडक्शन। सबसे प्रथम इकाई है आपके 12th के सिलेबस का, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड में 14 से 18 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। आसान सा चैप्टर है, चीज़ों को समझना है। याद करने से बेहतर अगर इस चैप्टर को समझा जाए, इस इकाई को समझा जाए, तो याद करने की नौबत हमें नहीं आती है, जिस कारण से आप अपने एग्जाम में आगे अच्छा से अच्छा नंबर इस टॉपिक से लेकर के आ सकते हैं। हल्का से हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। केवल आपको पूरा यूनिट का इस यूनिट के पूरे चैप्टर का वीडियो देखना है। साथ में आपको नोट मिलेंगे, उस नोट का स्टडी करना है। ये बात फिक्स है कि 14 नंबर में से 14 नंबर आप लेकर के आएंगे। चलिए तो शुरू किया जाए इस यूनिट को। सबसे पहला यूनिट है, 4 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होता है। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। छोटा सा चैप्टर है, यहाँ आपको मुख्य रूप से लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बताया जाएगा। लैंगिक जनन में किस तरह से काम होगा, किस तरह से संतानों की उत्पत्ति होगी, किस तरह से जीवन नियंत्रित रहेगा, किस तरह से पृथ्वी पर जीव बचा हुआ है, किस तरह से एक जीव जिसका जीवन अवधि कुछ ही समय का है, कुछ समय के बाद वो जीव खत्म हो जा रहा है, तो फिर उसी तरह का जीव इस पृथ्वी पर कैसे है, इन सारी बातों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलना है। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ हम लोगों को इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होता है कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है, पुष्पी पादप किस तरह से जनन में भाग लेता है, कौन सा अंग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का कार्य करेगा और वो अंग किस तरह से इस कार्य को पूरा करता है। इन सारे बातों को इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन अंग के मानव के जनन अंग के बारे में यहाँ हम लोगों को पढ़ना है। मानव में जनन किस तरह से होता है, नर जनन अंग, मादा जनन अंग, नर जीव, मादा जीव, इन सारे चीजों को यहाँ पर हम लोगों को जानना है। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य किस तरह से लोगों को जनन रूप से जनन के लिए स्वस्थ बनाया जाए, किस तरह से समाज को जनन के दृष्टिकोण से स्वस्थ बनाया जाए, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए शुरू किया जाए। जीवों में जनन चैप्टर पे आने से पहले आप एक चीज देखेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन। जीवन अवधि क्या है? किसी भी जीव के जीवन अवधि का अगर हम लोग बात करें तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है, जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है, उस अवधि में, उस समय में, यानी कि जन्म से लेकर के उसके मरने तक के समय में जो समय वो इस पृथ्वी पर व्यतीत किया, उसी को उस जीव का जीवन अवधि कहा जाएगा। अब जीवन अवधि में आप ये समझेंगे, आपको कहा जा रहा है प्राकृतिक मृत्यु। अगर किसी कारणवश जैसे कि एक्सीडेंट, किसी तरह के बीमारी से ग्रसित होने के बाद, या अदर कोई फैक्टर जो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, मानव निर्मित है, इस कारण से अगर किसी जीवों की मृत्यु हुई है तो उसे हम लोग जीवन अवधि में नहीं रखते।
पृथ्वी पर आने वाले सभी जीव, पृथ्वी पर आने वाले सभी जीव मरणशील है, यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। अपवाद में कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव को अगर छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है। वो सारा का सारा जितना भी जीव है वो सभी जीव एक ना एक दिन मरना सबका तय है। लेकिन सभी जीवों की जीवन अवधि क्या होगी? अलग होगी। कुछ जीव कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है, कुछ जीव कुछ सालों तक बची है, और कुछ जीव कई सौ वर्षों तक बची हुई है, और कुछ जीव कई हजार वर्ष तक बची हुई है। ये सारा अलग अलग सेक्टर है, यानी कि जीवन अवधि वैरी कर सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन मरना तय है, जीवन अवधि तय है, ये याद रखना है। चलिए, जीवन अवधि जीवों का कभी उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करती है, ये भी आपको याद रखना है। जीवन अवधि कभी भी जीव का, किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेगी। कहने का मतलब ये कि अगर कोई जीव बड़ा है और कोई जीव छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े जीवों की जीवन अवधि अधिक होगी और छोटे जीवों की जीवन अवधि कम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग इसके उदाहरण के लिए एक कौवा और एक तोता को, दोनों का आकार आकृति लगभग बराबर है। कौवा और तोता का आकार लगभग बराबर है, लेकिन अगर जीवन अवधि को देखें तो कौवा लगभग 20 से 25 साल के आसपास, 25 ईयर, और तोता लगभग 150 साल के आसपास जीवित रहता है। ये दोनों क्या दर्शाता है कि कौवा और तोता दोनों का आकार आकृति बराबर है, एक समान है, लेकिन जीवन अवधि में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसका मतलब ये दिखा रहा है। आप समझ गए? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद आप आएंगे जीवों के जीवन अवधि का बात करें तो आप कुछ जीवों के जीवन अवधि को, आपको जो नोट मिलेगा उसमें कुछ जीवों की जीवन अवधि लिखा हुआ है, आप उसको एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स अवेलेबल होता है, आप वहां पे क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ से आगे जनन पे। इससे पहले आप ये समझिए, देखिए जरा, अभी ये बात हुई कि जैसे कौवा और तोता, ये दोनों 25 साल के बाद कौवा खत्म हो जाएगा। एक कौवा जो पहले से पृथ्वी पर है वो 25 साल के बाद खत्म हो जाएगा। एक तोता जो पहले से पृथ्वी पर था वो 150 साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या फिर से हमें कौवा और तोता देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है? अगर हाँ तो कैसे मिलता है? इसका जवाब है, इसका कारण है जनन। जनन इसका कारण है। जनन के कारण ही कोई भी जीव इस पृथ्वी पर बना हुआ है। एक निश्चित समय अवधि के बाद जो जीव खत्म हो जाना चाहिए था वो क्या होता है? खत्म नहीं होता है, क्योंकि वह अपने ही जैसे संतान को इस पृथ्वी पर जन्म देता है और उसके बाद वो अपने वंश को वहां से आगे बढ़ाता है, जिस कारण से हम लोगों को कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक, कई करोड़ वर्ष तक कोई जीव इस पृथ्वी पर नजर आता है। तो जनन के बारे में देखेंगे, है क्या? रिप्रोडक्शन कहते हैं आप उसको इंग्लिश में। रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई जीव क्या करेगा? अपने जैसा संतान उत्पन्न करेगा और अपने वंश को आगे बढ़ाएगा। ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है और अपने वंश को आगे बढ़ाता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? जनन या प्रजनन। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? जनन या प्रजनन। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। जनन का कुछ महत्व है, ये भी आप देख लेंगे। जनन का कुछ महत्व है, कुछ जीव है जिसके कुछ महत्व है जनन का, तो
देखिए जरा महत्व क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस क्या है देखिए। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी पर अगर जीव अवेलेबल है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी हुई है, तो उसका कारण है जन्म। अगर जीवों में जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, वो जीव खत्म हो गया। एक दूसरा, जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ जीव जनन का दूसरा महत्व ये है कि जनन के कारण ही एक एज ग्रुप का मेंबर, एक एज ग्रुप जो है वो निरंतर बना हुआ है। जैसे अगर कोई बच्चा है, युवा है, वृद्ध है, कोई बच्चा है, युवा है, वृद्ध है, ये मेंटेन कैसे है? कोई अगर आज बच्चा है, कल युवावस्था में पहुंचेगा, पर अगले समय कुछ समय बाद वो वृद्धावस्था में पहुंचेगा, कुछ समय के बाद वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर से तो बच्चा आया कहां से? वो बच्चा जन्म के कारण उत्पन्न हुआ। वो संतान जो है, उस जीवों की संतान, किसी भी जीव का वो संतान जन्म के कारण उत्पन्न हुआ, और वो फिर से अपने वंश को क्या कर रहा है? अस्तित्व में बनाया हुआ है। इसका कारण है जनन, इसका कारण है जनन। चलिए अगला इंपॉर्टेंस देखेंगे नंबर 3 में। नंबर 3 इंपॉर्टेंस, पृथ्वी पर जीव, पृथ्वी का अस्तित्व अगर बचा है तो वो भी जनन के कारण, यानी कि पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने में भी जनन क्या कर रही है? मदद कर रही है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग जनन के प्रकार का चर्चा करेंगे। जनन कितने प्रकार का है और वो किस तरह से कार्य कर रहा है, इस पर सारी चीजों का हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। जनन को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा जाएगा। सबसे पहला जो होगा वो होता है अलैंगिक जनन। सबसे पहला है क्या? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और नंबर 2 में है आपका लैंगिक जनन। नंबर 1 में है अलैंगिक जनन और नंबर 2 में है लैंगिक जनन। ध्यान देंगे जरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अगर हम लोग अलैंगिक जनन का बात करें तो अलैंगिक जनन का वैसा प्रक्रिया है जिसमें केवल और केवल एक जीव क्या करेगा? अपने जैसा संतान का उत्पत्ति करेगा। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक जीव ही अपने जैसा संतान की उत्पत्ति कर ले, तो उसको हम लोग कहेंगे अलैंगिक जनन। उसको हम लोग क्या करेंगे? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 जीव, कितना जीव? 2 जीव, एक नर और दूसरा मादा, यानी कि मेल और फीमेल, 2 अलग अलग जीव, एक मेल और एक फीमेल मिलकर के नए संतानों की अगर उत्पत्ति करती है, तो इस प्रक्रिया को, जनन के इस प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन नाम देते हैं। आप समझ गए? ये तो हुआ थोड़ा सा डेफिनेशन। अब डिटेल में हम लोग अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। ये रहा इसका इंग्लिश एसेक्सुअल और ये रहा इसका इंग्लिश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बढ़ते हैं आगे, अलैंगिक जनन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसको जरा साफ कर लेते हैं, तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, अलैंगिक जनन पता चल गया आपको क्या है? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी एक जीव
अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है और अपने वंश को आगे बढ़ाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अब हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं और वो क्या क्या है और किस तरह से वो नए संतान की उत्पत्ति का कार्य करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला अलैंगिक जनन के नंबर 1 में आता है विखंडन। विखंडन। नंबर 2 में आता है मुकुलन। मुकुलन। नंबर 3 में आता है पुनर्जनन। नंबर 4 में आता है खंडन। नंबर 5 में आता है बीजाणुजनन। ये 5 प्रकार है अलैंगिक जनन का, जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, खंडन और बीजाणुजनन। क्या सबका है? विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणुजनन और पुनर्जनन। बारी बारी से देखेंगे सबको। सबसे पहला नंबर 1 में हम लोग बात कर लेंगे विखंडन का। विखंडन ध्यान से समझेंगे, कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप ध्यान से समझेंगे, आपको सारा कुछ याद होगा इसी वीडियो में, इसी समय, साथ के साथ याद होना चाहिए। सबसे पहला आता है विखंडन। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या देते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन, विखंडन। ध्यान देंगे क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार है सारा, तो आपको एक बात ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए कि सर ये अलैंगिक जनन है तो इसमें तो एक ही जीव भाग लेगा। ये अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें तो एक ही जीव भाग लेगा, ये तो हमको याद हो गया। चलिए ठीक, अब देखिए जरा, तब यहाँ क्या होगा? एक जीव भाग लेगा, दो जीव बनाएगा, एक जीव भाग लेगा और अपने जैसा जीव बनाएगा, अलैंगिक जनन। एक जीव भाग लेगा, विखंडन है, एक जीव भाग लेगा, ठीक है, और एक जीव भाग लेगा और वो टूट करके दो या दो से अधिक नए जीव का निर्माण कर देगा। विखंडन क्या है? एक जीव भाग लेगा, क्योंकि सर अलैंगिक जनन का प्रकार है, और वो करेगा क्या कि दो भाग में टूटेगा। कितना भाग में? दो भाग में टूटेगा या दो से अधिक भाग में टूटेगा। दो भाग में टूटेगा या दो से अधिक भाग में टूटेगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं विखंडन। ये रहा आपका जीव, ठीक, ये रहा आपका जीव। ये क्या हुआ? टूटा। ये क्या हुआ? टूटा। कितना भाग में? सर दो भाग में। कितना भाग में? दो भाग में। सर या में क्या? तो ये सर दो से अधिक भाग में भी टूटेगा। ये सर क्या होगा? दो से अधिक भाग में भी टूटेगा। सर यहाँ दो भाग में टूटा, यहाँ दो से अधिक भाग में टूटा। अब तो सर दोनों को विखंडन कहेंगे? कहेंगे, दोनों को विखंडन ही है, लेकिन अब क्या होगा? नाम बदल जाएगा। दो जीव, एक जीव दो भाग में या दो से अधिक भाग में, दो भाग में या दो से अधिक भाग में टूटा, दो भाग में या दो से अधिक भाग में टूटा, तो इसको सर क्या दिए? विखंडन। इसको क्या कह दिए? विखंडन। एक बात। अब दूसरा बात, विखंडन में आपको क्या याद रहना चाहिए कि चाहे ये दो भाग में टूटे, चाहे दो भाग में टूटे या दो से अधिक भाग में टूटे, चाहे दो भाग में टूटे या दो से अधिक भाग में टूटे, सर ये दोनों सब जो होगा ना, ये समान होगा। ये सारा, चाहे ये दोनों या ये दोनों, ये सारा, ये और ये आपस में समान होगा। ये सारा एक दूसरे से समान होगा। ये भी बात आपको याद रखना है। ये भी बात आपको क्या करना है? याद रखना है कि विखंडन में जब सर कोई जीव टूटेगा ना, दो भाग में टूटे या दो से अधिक भाग में टूटे, तो वो समान होगा टुकड़ा, वो टुकड़ा समान होगा, यानी कि समान जीव का ही वो उत्पत्ति करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। अब आप देखिए जरा, विखंडन को दो भाग में बांट दिए सर, क्या सब? क्योंकि सर एक बार दो भाग में टूट गया और एक बार दो से अधिक भाग में टूट गया। सर जब दो भाग में टूटा ना, तो इसको क्या कह देंगे? जब दो भाग में टूटा तो सर इसको हम लोग जो है नाम दे देते हैं द्विखंडन। क्योंकि सर कितना भाग में टूटा है? दो भाग में। कितना भाग में टूटा है? दो भाग में से टूटा, तो द्वि मतलब दो, द्वि मतलब
दो, खंडन मतलब टूटना, खंडन मतलब टूटना, खंडन मतलब टूटना, दो द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टूटना, हो गया सर दो भाग में, इसीलिए क्या कह देंगे द्विखंडन। सर दूसरा, दो से अधिक भाग में भी तो टूटा है सर, तो क्या होगा बहु खंडन। बहु मतलब बहुत सारा, कुछ लोग तो कुछ और सोचेंगे बहु मतलब, लेकिन वो नहीं सोचना है, सोचना है बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, यानी कि बहुत मतलब कितना सर, दो से अधिक, तीन हो गया तो भी बहुखंडन, चार हो गया तो भी बहुखंडन, पांच हो गया तो भी बहुखंडन, 50 हो गया सर तो भी बहुखंडन, 2 लाख हो गया तो भी बहुखंडन। दो से अधिक हुआ सर, हमको समझ जाना है कि बहुखंडन है। अब जरा आप इसको देखेंगे एग्जाम्पल, इसका देखेंगे आप एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो बहु द्विखंडन का एग्जाम्पल है सर अमीबा, द्विखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा, और क्या है सर, और है पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। सर बहुखंडन का अमीबा, दूसरा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वही वाला मलेरिया वाला, प्लाज्मोडियम के कारण ही आपको मलेरिया होता है। शायद आप 9th में पढ़े होंगे जब स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर, तो वहां पर आपको मलेरिया का कारण बताया गया होगा, तो वहां पर आपको बताया गया होगा सर आपको मलेरिया जो है ना प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है, प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। प्लाज्मोडियम बायवेक्स, प्लाज्मोडियम कोवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, अलग अलग तरह का प्लाज्मोडियम है जो रीजन टू रीजन वैरी करेगा, अलग अलग क्षेत्र के लोगों में अलग अलग तरह का रोग आएगा। बताइए यहाँ तक का कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क सर लगता है, सर हमको थोड़ा सा समस्या है क्या, तो सर हमको थोड़ा सा समस्या है, क्या समस्या है सर, अमीबा यहाँ भी है और अमीबा यहाँ भी है, सर अमीबा में द्विखंडन होगा कि बहुखंडन होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा, पता चलेगा जब 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 क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन है, मौसम अनुकूल है, जैसा अमीबा को जैसा मौसम चाहिए वैसा ही मौसम है अगर, तो अमीबा में द्विखंडन होगा। जब क्या है, मौसम अनुकूल है, मौसम अच्छा है, बेहतरीन है, खुशनुमा माहौल है, उस कंडीशन में अमीबा में द्विखंडन होता है। और अगर मौसम प्रतिकूल है, अगर मौसम प्रतिकूल है, यानी कि अमीबा को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जैसा पर्यावरण चाहिए वैसा पर्यावरण अमीबा को नहीं मिला, अब वहां पर भैया हो जाएगा क्या बहुखंडन। तो देख लीजिए जरा क्या, अमीबा में द्विखंडन देख लेते हैं और बहुखंडन भी देख लेते हैं। अमीबा में दोनों प्रक्रिया देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं द्विखंडन, फिर हम लोग देखेंगे बहुखंडन देखेंगे। अब जब आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाता है, अमीबा में बहुखंडन पूछा गया है कई बार, यहाँ तक तो 5 नंबर में जब पूछ लेता है तो बच्चा सोचता है कि इसमें 5 नंबर कहाँ से लिखेंगे, तो लिखने के लिए तो बहुत सारा है, पूरा का पूरा महाभारत है, तो आप लिखते रहिए, आप केवल फिगर से समझेंगे और फिगर को दिमाग में एडजस्ट करेंगे। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आपको लिखने में उसका जो भी महाभारत रामायण आप जो गीता पुराण जो लिखना चाहते हैं वो सारा कुछ उससे लिख सकते हैं। ठीक, बढ़ते आगे, देखिए जरा कि किस तरह से सर याद रखेंगे, फिगर है कहाँ, तो देखिए फिगर बना रहे हैं, पहले क्या बनाएंगे, अमीबा में बहुखंडन ही सर, पहले अमीबा में सर द्विखंडन ही बता दीजिए, पहले अमीबा में द्विखंडन बता दीजिए। चलिए ठीक है, अमीबा में द्विखंडन, द्विखंडन जैसा कि अब हम लोगों को पता है कि सर अमीबा का आपसे पूछा जा रहा है, सर अमीबा का आकार सर कुछ नहीं होता है, जैसे मन है, जैसे मन है वैसे बना दीजिए सर, केवल गोल नहीं होना चाहिए, बन गया अमीबा। अमीबा का सर आकार पता नहीं, कोई आकार है ही नहीं सर, क्या आकार, जैसे मन है बना दीजिए, केवल गोलाकार नहीं करिएगा, अमीबा आपका तैयार है। ठीक, बढ़िया, देखते हैं जरा, ये रहा आपका छोटा सा अमीबा और ये रहा इसके नीचे इसका केंद्रक, ये रहा आपका छोटा सा अमीबा और ये रहा इसके नीचे इसका छोटा सा केंद्रक, अमीबा और इसके नीचे इसका छोटा सा केंद्रक। ठीक है, ग्रो तो करेगा ही, बढ़ेगा ना, अमीबा है तो बढ़ेगा ही। ये क्या किया, अपना आकार को बढ़ाया, अपने आकार को बढ़ाया और बढ़ाया तो इसके केंद्रक का भी आकार सर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। सर अब क्या होगा यहाँ पर कि
एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होता है, ये हम लोगों को पहले से पता है। सर किसी भी जीव में जो है ना एक निश्चित समय तक वृद्धि होगा, उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होता है, उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होता है। क्या होगा, अब इसके बाद इसका वृद्धि रुक गया, ठीक है, वृद्धि रुक गया। इसके नीचे इसमें बहुत सारा इसका कोशिका द्रव्य भी है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर हम लोग इस तरह से ये बना देते इसका कोशिका द्रव्य, इस तरह से दूसरी तरह से ये रह गया आपका क्या, कोशिका। सब कुछ बढ़ा। अब एक निश्चित समय के बाद क्या होगा कि अमीबा में जब वृद्धि पूरा हो गया, केंद्रक विकसित है सर, पूर्ण रूप से विकसित है, तो इसके केंद्रक में क्या होता है, विभाजन का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके केंद्रक में क्या होगा, विभाजन का प्रक्रिया शुरू होगा। केंद्रक में सर विभाजन होगा, हाँ सर, कैसे होगा, तो देखिए ये रहा केंद्र, इस तरह से इसके केंद्रक में क्या होगा, विभाजन शुरू होगा। केंद्रक में विभाजन के साथ साथ क्या होगा सर कि इसमें जो कोशिका द्रव्य है ये भी सर विभाजित होना शुरू होगा। कुछ समय के बाद ये केंद्रक पूर्ण रूप से विभाजित होगा और इसके साथ में ये जो है अमीबा का कोशिका द्रव्य भी क्या हुआ, विभाजित हो गया। तरह से केंद्रक क्या होगा, इस तरह से दोनों में बट गया और इसके बाद इसमें जो कोशिका द्रव्य है ये भी क्या होगा, विभाजित हो गया। और कुछ समय के बाद ये जो आपका अमीबा है जो पूर्ण रूप से विकसित होकर के दो अमीबा का निर्माण कर लिया। तो ये क्या हो गया सर, द्विखंडन। ध्यान दीजिए क्या कहे, एक अमीबा है छोटा सा, इसमें वृद्धि हुआ, एक निश्चित आकार में वृद्धि होने के बाद जब इसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होगा तो इसके केंद्रक में विभाजन शुरू होगा। केंद्रक में विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी क्या होगा, विभाजन शुरू होगा। और कोशिका द्रव्य में सब जैसे ही विभाजन होगा उसके बाद ये अमीबा दो भागों में विभाजित होकर के नया जीव का निर्माण कर लेता है। बात समझ गए, तो ये क्या है, ये है इसका विभाजन। अमीबा में द्विखंडन, ये क्या, अमीबा में द्विखंडन। बताइए वो दिक्कत यहाँ तक। चलिए सर अब दूसरा नंबर वाला अमीबा में बहुखंडन, चलिए ठीक है देख लेते हैं बहुखंडन भी, क्या दिक्कत। मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए। ये रहा फिर से अमीबा, आपका ये रहा छोटा सा अमीबा, मेरा छोटा सा अमीबा। चलिए बहुखंडन, सर बहुखंडन देखते हैं अमीबा में। बहुखंडन देखेंगे कि किस तरह से अमीबा में बहुखंडन होता है। तो चलिए देखिए जरा अमीबा में बहुखंडन। ये रहा आपका अमीबा, फिर से छोटा वाला, छोटा वाला कोई बिना आकार आकृति का एकदम फ्री हैंड अमीबा, अमीबा रहा। अमीबा क्या हुआ कि अब क्या कहते हैं आपको यहीं पर बताया गया कि सर जब अमीबा में के लिए अनुकूल वातावरण होगा ना तो वहां पर तो द्विखंडन होगा, लेकिन जब वातावरण प्रतिकूल हो गया, वातावरण अमीबा के लिए प्रतिकूल हो गया सर, तब वहां हो जाएगा क्या, तो बहुखंडन। अब देखिए जरा, अमीबा है अभी प्रतिकूल वातावरण में, जैसा इसको वातावरण चाहिए वैसा वातावरण इसको नहीं मिल रहा है। तो क्या किया अमीबा, अब जब प्रतिकूल वातावरण है तो अमीबा खोजेगा कि भैया अनुकूल वातावरण कहीं तो मिले, कहाँ मिलेगा। तो अमीबा क्या करता है कि अपने ऊपर तीन दीवार जैसे परत का निर्माण कर लिया। क्या कर दिया, तीन दीवार जैसे परत का निर्माण कर लिया। अमीबा में जो ये परत का निर्माण हुआ इसको हम लोग कहते हैं पुटी। क्या कहते हैं, पुटी या सिस्ट। इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पुटी या सिस्ट। और इसके बनने का जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सर पुटी भवन, इनसिस्टमेंट, इनसिस्टमेंट। अब देखिए जरा, ये पुटी क्या करेगा कि अमीबा को प्रतिकूल वातावरण से बचाएगा, अमीबा को प्रतिकूल वातावरण से बचाएगा। अब ये जब अमीबा को प्रतिकूल वातावरण से बचाएगा तो अमीबा के लिए क्या हो गया, अनुकूल वातावरण। जब प्रतिकूल वातावरण, जैसे आप
बाहर है घर के और बारिश होने लगी, आपके लिए प्रतिकूल वातावरण है, आप आ जाएंगे घर में, यानी कि घर आपको चारों तरफ से घेर लिया है, यानी कि अब आपके लिए अनुकूल वातावरण हो गया। तो अनुकूल वातावरण हो गया। अब अमीबा कहेगा चलो अब तो फ्री है भैया, कोई हमको जो है कुछ करने वाला नहीं है। अगले स्टेज में अमीबा पहुंचा, अगले स्टेज में पहुंचा अमीबा, कहाँ, यहाँ पर। और ये क्या हुआ, ये वाला जो स्थिति है यहाँ देखिए, अमीबा अपने आकार में क्या कर लिया, वृद्धि कर लिया। अमीबा है अपने ऊपर, सॉरी अमीबा है प्रतिकूल वातावरण में, तीन दीवार जैसी परत का निर्माण किया, अनुकूल वातावरण देगा। इसके बाद यहाँ से ये क्या किया, अपने आकार में वृद्धि किया, आकार में वृद्धि किया। यहाँ किया था केंद्रक में विभाजन शुरू हुआ था, केंद्रक में विभाजन शुरू हुआ, केंद्रक के विभाजन के बाद अमीबा में विभाजन शुरू हुआ। और अमीबा में जब विभाजन शुरू हुआ उसके बाद ये क्या करेगा कि जब अनुकूल वातावरण आएगा तो ये तीनों दीवार जैसी परत को तोड़ेगा। बारिश खत्म हुई तो तुम बाहर निकलोगे या हम बाहर निकलेंगे, उसी तरह से ये अमीबा के लिए जब अनुकूल वातावरण आया तो ये यहाँ से निकल करके आ गया बाहर, और अलग अलग अमीबा का, बहुत सारा अमीबा का क्या किया, निर्माण कर दिया। तो सर यहाँ तो दो ही किया था ना, तो यहाँ तो तुमने बहुत सारा कैसे कर लिया। तो बात ये है सर कि क्या हुआ कि जब ये प्रतिकूल वातावरण था, जब अमीबा के लिए प्रतिकूल वातावरण होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि 1 मिनट मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए होगा, 10 दिन 20 दिन के लिए होगा। और अमीबा सब में या किसी भी अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में जनन की प्रक्रिया काफी तेजी से होती है, ये आपको पता है। तो ये अलैंगिक जनन का पहला हम लोग कंप्लीट कर लिए, विखंडन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। चलिए मुकुलन पे आते हैं, मुकुलन क्या है तो ध्यान देंगे जरा। मुकुलन के बारे में अगर हम लोग बात करें, विखंडन देख लिए तो अलैंगिक जनन का एक प्रक्रिया है, एक ही जीव सर भाग लेगा, दो भाग में टूट करके या दो से अधिक भाग में टूट करके नए जीव का निर्माण कर देगा। सर मुकुलन क्या है, तो होता क्या है ना, कुछ जीवों में, कुछ जीव में ये भी अलैंगिक जनन का प्रकार है, तो एक ही जीव भाग लेगा, एक ही जीव भाग लेगा। अब होगा क्या कि जैसे देखिए ये एक जीव है, ठीक, अगर मान लेते ये एक कोशिकीय जीव है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से आप बनाइए। ये रहा एक कोशिकीय जीव। होगा क्या, इस एक कोशिकीय जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार आए, ये छोटा सा उभार जो आया इसको हम लोग कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल। धीरे धीरे ये मुकुल क्या होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे ये मुकुल बड़ा होगा और कुछ समय के बाद ये अपने जनक कोशिका के बराबर हो जाता है। जब ये मुकुल, देखिए यहाँ छोटा है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर ये जनक कोशिका के बराबर हो गया। जब ये जनक कोशिका के बराबर होगा उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर के अपना जीवन यापन शुरू करेंगे, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन। जीव शरीर पर छोटा सा उभार आएगा जिसको मुकुल कहेंगे, उसके बाद वो मुकुल धीरे धीरे वृद्धि कर करके क्या करता है कि अपने जनक कोशिका के बराबर हो जाता है, और उसके बाद वो वहां से अलग होकर के अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन नाम देते हैं। कहाँ होता है सर, तो होता है हाइड्रा में सर। कहाँ होता है सर, ईस्ट में होता है सर। इस सब में क्या होगा, मुकुलन का प्रक्रिया ही देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्पंज में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पंज। समझ गए, मुकुलन दो तरह का हो सकता है, अंतः और बाह्य। मुकुलन का दो तरह प्रकार, अंतः और बाह्य, कुछ नहीं है, नाम से क्लियर है। अंतः मुकुलन, बाह्य मुकुलन। अंतः मुकुलन क्या है और बाह्य मुकुलन क्या है। जब मुकुल का निर्माण जीव शरीर के बाहर है, मुकुल का निर्माण जीव शरीर के बाहर है, मुकुल का निर्माण जीव शरीर के बाहर है, बाह्य मुकुल। मुकुल का निर्माण जीव शरीर के अंदर हो जाएगा, अंतः मुकुलन। समझ गए बात को। चलिए बढ़िया, आगे नंबर 3 में देखेंगे। नंबर तीसरा आपका क्या कहता है, क्या कहता है, खंडन और पुनर्जनन उल्टा हो गया है। यहाँ आप कर दीजिए 1 2 3 और यहाँ कर दीजिए सर 4, ठीक रहेगा। उल्टा हो गया, खंडन और पुनर्जनन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खंडन, अलैंगिक जनन का ही प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन का ही प्रक्रिया है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन अलैंगिक जनन का प्रक्रिया है सर, एक जीव भाग लेगा। अलैंगिक जनन का प्रक्रिया है, एक जीव भाग लेगा
और यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर जब यहाँ भी ये टूटेगा, लेकिन जब टूटेगा तो समान भाग में नहीं टूटेगा। जब टूटेगा तो समान भाग में नहीं टूटेगा। याद करिए, आपको जब बताया गया था विखंडन, तो उस समय में आपको क्या बताया गया था, जब ये टूटेगा दो भाग में टूटे या दो से अधिक भाग में टूटे, समान भाग में टूटेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, दो भाग में टूटेगा या दो से अधिक भाग में टूटेगा, लेकिन वो समान भाग में टूटेगा, तो ये हम लोग क्या देंगे, इसको खंडन। समझ गए? अब देखिए जरा अगला नंबर, खंडन के बाद अगला नंबर आ जाता है आपका क्या, खंडन कहाँ होगा सर, शैवाल में होगा। कहाँ होगा, शैवाल में। सर कहाँ होगा, कुछ हाइड्रा में भी सर देखा जाता है, कुछ शैवाल में और कुछ हाइड्रा में भी सर क्या होगा, ये देखा जाएगा। ठीक, चलिए खंडन के बाद अगला नंबर आता है आपका पुनर्जनन। क्या आता है, पुनर्जनन, चौथा नंबर में। रीजनरेशन सर, क्या, रीजेनरेशन, रीजनरेशन सर क्या है रीजनरेशन। तो देखिए जरा सर क्या होगा ना कि यहाँ पर जब खंडन हुआ तो दो असमान भाग में टूटा। कितना भाग में टूटा, सॉरी किस तरह से टूटा सर, दो असमान भाग में। तो सर जब असमान भाग में टूटा तो दोनों के पास या दो से अधिक जितना भी हिस्सा में टूटा, सभी हिस्से में कुछ ना कुछ तो कमी ही होगा सर। किसी को ज्यादा मिल गया तो उसको कम चीज का जरूरत होगा, किसी को कम मिला तो उसको ज्यादा चीजों की जरूरत होगी, लेकिन जरूरत तो होगी सर, जरूरत तो होगी। तो यहाँ खंडन में खराब हुए भाग को या खोए हुए भाग का पुनः पूर्ति का जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या देते हैं सर, क्या, पुनर्जनन। इसी को क्या देते हैं सर, हम लोग पुनर्जनन नाम देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या देते हैं, पुनर्जनन। शायद समझ में बात आ गई होगी आपको। खंडन में खोए हुए भाग के को पुनः पूरा करने का प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाता है। कहीं कहीं आपको ये नाम पुनर्जनन पुनरुद्ध भवन के नाम से भी होगा, पुनरुद्ध भवन, या कहीं कहीं आपको ये सीधा रीजेनरेशन ही लिख दिया जाता है। छिपकली को आप देखे होंगे, छिपकली के पूंछ में भी पुनर्जनन होता है या पुनरुद्ध भवन। क्या होगा, छिपकली के पूंछ को अगर आप काट देंगे, छिपकली के पूंछ को आप क्या किए, काट दिए, तो काटने के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद वहां पर नया पूंछ आ जाएगा, कुछ समय के बाद वहां नया पूंछ आ जाएगा। ये भी एक तरह से पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन ही है, लेकिन वहां नया जीव नहीं बन रहा है, इसलिए वो अलैंगिक जनन का प्रक्रिया आप नहीं समझेंगे। एक एग्जाम्पल है किस चीज का, तो पुनरुद्ध भवन का। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका खंडन, हो गया था पुनर्जनन, हो गया। अब लास्ट वाला आता है, आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है ये आपका, जिसका नाम क्या है, तो नाम है सर बीजाणुजनन। क्या नाम है सर, तो बीजाणुजनन। स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं आप इसको, स्पोर फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, कुछ जीव में क्या होगा, अलैंगिक जनन है, एक ही जीव भाग लेगा, अलैंगिक जनन है, एक ही जीव भाग लेगा। तो याद रखना, कुछ जीव में क्या होता है कि पहले जीवों के निर्माण के लिए, यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए, वहां छोटा छोटा बीजाणु बनता है। क्या होगा, वहां छोटा छोटा बीजाणु बनेगा, और वो बीजाणु एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बीजाणु धानी। कुछ जीव में क्या होगा, एक बीजाणु धानी बनेगा और उसके नीचे छोटा छोटा बीजाणु जो है वो क्या होगा, विकसित होगा। जब वो बीजाणु धानी पूर्ण रूप से परिपक्व होगा, तो किसी न किसी कारणवश, हवा आने के कारण, या हो सकता है किसी चीज से टकराने के कारण, या हो सकता है कि ह्यूमन किसी भी एक्टिविटी के कारण कुछ भी हो, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, वो बीजाणु धानी टूट जाए। अब जैसे ये बीजाणु धानी पैक है और इसके नीचे मान लेते कि पूरा एकदम क्या है, ये मान लीजिए बीजाणु धानी है इस तरह से, और इसके नीचे क्या है, बीजाणु एकदम पैक है। हवा आई और ये बीजाणु धानी उड़ गया, खत्म। अब यहाँ से क्या होगा, पूरा का पूरा बीजाणु निकल गया खाली। जब ये यहाँ से पूरा खाली हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, अब वो खाली हो गया, तो खाली होके कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के स्प्रे हो जाएगा, तो फैल जाएगा, उस तरह से फैल गया, नया जीव का निर्माण कर लेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, तो इस प्रक्रिया को सर हम लोग कह देंगे बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया को सर क्या कह देंगे, बीजाणु जनन कह देंगे। अब देखिए, बीजाणु जनन अलग अलग तरह का है, क्या सब, तो चल बीजाणु और चल बीजाणु। क्या सब है, तो चल बीजाणु और चल बीजाणु। ठीक है, तो देखिए जरा चल बीजाणु क्या और चल बीजाणु क्या।
जैसे मान लीजिए कुछ बीजाणु ऐसा होगा ना जो अपने से भी जा सकता है, वहाँ फ्लैजिला है, अगर हवा नहीं भी आई तो वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाना है। लेकिन कुछ बीजाणु ऐसा है, कुछ बीजाणु ऐसा जिसको ले जाने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसको आप कहेंगे अचल बीजाणु। उसको आप क्या कह देंगे? अचल बीजाणु। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका क्या, अलैंगिक जनन का सारा प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में लोग लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में कुछ चीज और देखेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लैंगिक जनन। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन काफी आसानी से, बस एक वीडियो के सीरीज में आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपका होते रहे, नोट्स आपका अवेलेबल होते रहे, ताकि आप अपने बोर्ड या फिर अगले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका मार्क्स बायो के में बेहतर हो। इस चीज के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।